नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। एक और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ये वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम वेस्टर्न रेलवे के चर्च गेट में आयोजित किया गया था। 10 मार्च को किया गया था और ये 2 घंटे का पेपर था। कुल मार्क्स 100 थे। क्वेश्चन भी जो सॉल्व करने थे वो 100 थे और टोटल क्वेश्चन जो थे वो 110 थे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर जो आपकी योग्यता की जांच करने के लिए क्वेश्चन डाले गए हैं वो कैसे हैं। ये इंस्ट्रक्शन है सामने आपके स्क्रीन पे और जो आप देख रहे हैं चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर ऑन इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे में कितने मंडल कार्यालय हैं? तो ये जो जिसका सही आंसर होगा वो 68 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज द ऑफिस ऑफ रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल? रेलवे दर अधिनियम का कार्यालय कहाँ है? तो ये चेन्नई में है। ठीक है। हाउ मेनी जोन्स आर देयर ऑन इंडियन रेलवे? तो वो 18 है, 18 जोन है। ठीक है। मुख्य विधि सहायक की सीधी भर्ती का कोटा का क्या प्रतिशत है? तो ये यहाँ पे 40% हो जाएगा। ठीक है। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट कोस्ट रेलवे लोकेटेड? इट्स भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर। व्हाट इज द वर्ड डीओ विच इज यूज्ड बाय डेली कॉरेस्पॉन्डेंस? दैनिक पत्राचार में उपयोग किए जाने वाले शब्द डीओ क्या है? डीओ डेमी ऑफिशियल लेटर होते हैं। ठीक है, डीओ लेटर्स। तो ये इसका सही आंसर है। व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ SLP? व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ SLP? SLP का क्या अर्थ है? स्पेशल लीव पिटिशन होता है, यानी कि ए नंबर 7 का ए। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JRTI? जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लाइक उदयपुर और भुसावल। ठीक है। एंड अदर्स आर सीनी, मोनालिवा, ऐसा कुछ है साउथ का, फिर त्रिची एंड अदर्स। ओके। हाउ मेनी ऑर्गेनाइज्ड रेलवे सर्विस आर देयर? कुल संगठित रेल सेवाओं की संख्या कितनी है? तो ये है 9 टोटल। ठीक है। चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CGEGIS? CGEGIS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ये है ए नंबर। व्हेन वाज द रेलवे बोर्ड फॉर्म्ड? रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी। 18 फरवरी 1905 को की गई थी। ठीक है। रेलवे बोर्ड से रिलेटेड हमने जो क्वेश्चन है उनको ब्लॉग पे भी डाला है और इसके साथ ही हमने इस पर एक वीडियो बनाया है। तो रेलवे बोर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ऑलमोस्ट उससे कवर हो जा रहे हैं। तो आप जाइए और देखिए, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इनको आई बटन पे दे दूंगा जो आपके राइट साइड में है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ कोस्ट रेलवे लोकेटेड? तो दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम स्थित है। ठीक है, विशाखापट्टनम। विजयवाड़ा जो है वो भी फेमस है रावा डोसा के लिए, और वहाँ पे एक कनका दुर्गा टेम्पल है, कनका दुर्गा मंदिर जो है उसके लिए है। विजयनगरम भी फेमस है, उनके एक म्यूजिक मास्टर हैं जिनका नाम है द्वारम वेंकट स्वामी नायडू। ठीक है। और श्रीकाकुलम भी एक फेमस ही है, ओल्ड सिटी है। तो
ये काफ़ी है, लेकिन विशाखापट्टनम इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये समुद्र के किनारे हैं, बंगाल में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ इंडस्ट्री बहुत अच्छे हैं, तो ये है। और अभी साउथ कोस्ट रेलवे का मुख्यालय हो गया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको अपने माइंड में इस क्वेश्चन को सेट कर लेना चाहिए। आने वाले एग्ज़ाम में रिपीट होने की पूरी संभावना है, और ये रिपीट हो भी रहे हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। हु इज़ द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया? ये तो जॉन मथाई थे, ठीक है, जॉन मथाई थे। वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म सिचुएटेड? इट्स गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर है। वेयर इज द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा पुल कहाँ स्थित है? तो बोगीबिल ब्रिज है, ये है इसका आंसर, ठीक है। विच स्टेशन हैज ऑल 3 गेजेस रेलवे लाइन्स? किस स्टेशन पर तीनों अमानों की लाइनें हैं? यानी अमानों यानी कि गेजेस जो होते हैं ना, सिलीगुड़ी में है, ठीक है। ब्रॉड, नैरो एंड मीटर गेज, राइट। चलिए, इन विच कैटेगरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज नॉट डन? किस संवर्ग में सीधी भर्ती नहीं की जाती है? ग्रुप बी में नहीं की जाती है। हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर ग्रुप डी इन लेवल 1 ग्रेड पे 1800? ग्रुप डी लेवल 1 में नियुक्ति प्राधिकारी कौन होता है? जूनियर स्केल होता है। What is the percentage of direct recruitment for the post of lab assistant? ये इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें मैंने कुछ और बताया था, लेकिन अभी जो कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसमें 100% की सीधी भर्ती होगी ऐसा बताया गया है स्टाफ नर्स और लैब असिस्टेंट में। इससे पहले साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था उसमें 50% बताया था, और कुछ और भी बताए थे उसके डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इससे पहले ऐसा ही था। तो ये क्वेश्चन को हम रेक्टिफाई करते हैं और 100% मानते हैं लैब असिस्टेंट के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स फाइनल विड्रॉल कैन बी डन फ्रॉम पीएफ अकाउंट? तो ये 15 साल है, ठीक है, 15 साल है। फैमिली पेंशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1964। पारिवारिक पेंशन किस वर्ष शुरू की गई थी? 1964 में की गई थी। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप डाल के याद कर सकते हैं। इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स हाउ मेनी मेंबर्स टू बी इंक्लूड इन प्रिविलेज पास? सुविधा पास में आश्रितों को मिलाकर कितने सदस्यों को शामिल किया जा सकता है? तो ये 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। डिविजनल रेलवे मैनेजर इज एलिजिबल फॉर डैश मेटल टोकन? मंडल रेल प्रबंधक डैश मेटल टोकन के लिए अनुमेय है? तो सिल्वर पास के लिए अनुमेय है, ठीक है, मेटल सिल्वर मेटल टोकन पास के लिए ये होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। एज पर HOER द कैटेगरी ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट इज ए कंटिन्यूअस, ठीक है, ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है। HOER नियम के अनुसार HOER के अनुसार कार्यालय अधीक्षक किस वर्ग से संबंधित है? तो कंटिन्यूअस रिलेटेड है। कुछ चीज़ें आप जब ज़्यादा मेहनत करने लगेंगे तो आपके जबान पे चढ़ जाएगा, जैसे कि एज पर HOER द कैटेगरी ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट इज कंटिन्यूअस। सिंपल वे में मैं अगर नहीं भी बोलना चाहूँ तो ये मेरे मुँह से निकल जाता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन क्या करें, चलिए साथ में मिलकर बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25। हॉस्पिटल लीव इज एप्लीकेबल फॉर ग्रुप C एंड D, ठीक है, अस्पताल छुट्टी किस ग्रुप के लिए लागू होता है? तो C एंड D के लिए लागू होता है, ठीक है। What is the joining time eligible for transfer on administrative ground from 1500 किलोमीटर्स? तो 1500 किलोमीटर तक स्थानांतरण के लिए कितने दिनों का ज्वाइनिंग समय अनुमेय है? तो ये है 12 डेज, ठीक है। जो आप सोच रहे हैं वो 2000 किलोमीटर के बाद मिलता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। टोटल मास फॉर
ओरल इन ट्रेड टेस्ट आर, तो ये जो होता है ये 40 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर ग्रुप सी सिलेक्शन द मिनिमम रेसिडेंसी पीरियड इन लोअर ग्रेड इज डैश ईयर्स ऑफ ए कंटिन्यूअस सर्विस। ग्रुप सी चयन में निम्न ग्रेड में कितने वर्ष की लगातार सेवा की आवश्यकता होती है? तो ये 2 साल के लिए होती है, ठीक है। राइट, चलिए, करेंसी ऑफ पैनल इज डैश मंथ्स। कोई पैनल कितनी अवधि तक के लिए वैध रहता है? तो 24 मंथ के लिए वैध रहता है। क्वेश्चन नंबर 30, मेंबर्स इन सिलेक्शन बोर्ड शुड बी एट लीस्ट, तो इसके लिए 3 होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, फॉर सिलेक्शन पोस्ट एंटिसिपेटेड वैकेंसी शुड बी टेकन अप टू डैश मंथ्स। किसी पद के सिलेक्शन के लिए आगामी कितने महीने तक की प्रत्याशित रिक्तियों की को गिना जाता है? तो 15 महीने को गिना जाता है, ठीक है, इसका सही आंसर ये होगा। पद आधारित रोस्टर कब से लागू किए गए हैं? सिंस व्हेन पोस्ट बेस्ड रोस्टर आर इम्प्लीमेंटेड, तो 21/8/1997 से लागू किए गए हैं, ठीक है, इसका सही आंसर यही होगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीट रिजर्व फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन रिक्रूटमेंट? भर्ती के लिए पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित सीटों की क्या प्रतिशत है? तो पिछड़ी जाति यानी कि ओबीसी के लिए जो होगा ये 27% होगा। अनुपिछड़ी जाति के लिए आरक्षित सीटों के प्रतिशत क्या है? लेकिन आप अगर हिंदी में देख रहे हैं इस क्वेश्चन को तो फिर अंग्रेजी में एक बार जरूर देखें। मेरा एडवाइस है कि हिंदी इंग्लिश के दोनों क्वेश्चनों को हैं उनको ध्यान से पढ़ें और उसके बाद जवाब दें। व्हाट इज द परसेंटेज सीट आर रिजर्व फॉर ओबीसी फॉर प्रमोशन? यहाँ जो हिंदी में लिखा है इसमें प्रमोशन वर्ड के लिए कोई वर्ड के लिए मतलब प्रमोशन वर्ड के लिए यहाँ पे हिंदी में कोई नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें लिखा है कि अन्य पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित सीटों का क्या प्रतिशत है, लेकिन किसमें? प्रमोशन में ओबीसी को एक भी वो नहीं मिलता है, मतलब रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द 2 ट्रेड टेस्ट एग्जामिनेशन? 2 ट्रेड टेस्ट परीक्षाओं के बीच कम से कम कितना अंतर होना चाहिए? तो 6 महीने का होना चाहिए। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ हेडक्वार्टर लेवल कमेटी ऑफ एसबीएफ? एसबीएफ के मुख्यालय स्तर पर समिति में अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीसीपीओ होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, अंडर विच रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मेंशन? किस रेल सेवा आचरण नियम के अंतर्गत चल अचल संपत्ति का उल्लेख किया गया है? तो 18 में किया गया है, ठीक है, 18 में किया गया है। 17 में दिवाला और आदतन उधारी से रिलेटेड है। 19 जो है 22, अब आप पढ़ के बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप इसे पढ़िए और बताइए कि रूल नंबर 19 और 22 में क्या है, ठीक है, या 22A भी आप बताएंगे तो ये इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले मैंने जो पेपर सॉल्व किया है बीकानेर वाला, उसमें इसका मेरे ख्याल से उल्लेख है, या किसी और वीडियो में भी हो तो भी आपने अगर वीडियो देखा है तो 22A के बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि ये जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल है इसमें से 1-2 क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें और जितने 25-26 रूल्स हैं उनको आप माइंड कीजिए। जैसे कि अगर 4 में नौकरी है, 5 में राजनीति से नहीं भाग ले सकते हैं, या 8 में प्रेस या मीडिया से संबंध नहीं रख सकते हैं, या 9 सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं, 10 में किसी समिति के समय गवाही देना है तो परमिशन लेनी पड़ती है, 11 में आरटीआई की जानकारी कैसे देनी है, कब देनी है, कितनी दे सकते हैं, या फिर 13 में गिफ्ट है और 13A में डाउरी है। तो आपको मतलब पूरा याद होना चाहिए। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डीआर, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल, HOER और लीज,
इनको रिपीटेशन में आप लाएं तो ज़्यादा अच्छा है, मेरा एडवाइस होगा। और एग्ज़ाम देते वक्त आप 5 क्वेश्चन कर लें एक बार में और फिर उनको रंगें। एक एक करके रंगेंगे तो आपका कंसंट्रेशन भंग होने की संभावना रहेगा। तो आप एक बार में 5 कर लें, पेंसिल लेके जाएं। आप वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर होंगे उनको आप रिक्वेस्ट करें कि भाई मुझे पेंसिल से इस्तेमाल करने दिया जाए, क्योंकि आप सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। तो चलिए, इसी तरह के कुछ आइडियाज़ आप खुद भी लोगों के साथ आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं आपके पास कोई नया आइडिया है तो। क्योंकि मेरा मानना है कि आप कमेंट बॉक्स को डिस्कशन का मंच बनाइए। उनके किसी कोई क्वेश्चन आते हैं या किसी भी डिस्कशन होता है तो आप उसमें जाएं, रिप्लाई करें और बताएं कि भाई ये नहीं, ये होता है। आप चाहे तो व्हाट्सएप नंबर से शेयर करें और बताएं कि भाई आप मुझे देंगे तो मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज दूँगा। क्योंकि आप अपने भविष्य के साथ साथ दूसरे के भविष्य के बारे में सोचें और उनके सफलता की कामना करें, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, और मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा और मैं सभी कमेंटों पे रिप्लाई तो नहीं कर सकता, पर मैं कुछ लोगों को हार्ट लाइक्स रिप्लाईज करूँगा जो सही रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। और पीरियड फॉर अपील अंडर डीआर रूल्स इज डैश। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, डैश डेज। ठीक है, डीआर नियम के तहत अपील की अवधि कितने दिनों की होती है? तो 45 डेजों की होती है। अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं तो डायरेक्ट ही जैसे आप पढ़ते हैं ना कि पीरियड फॉर अपील अंडर डीआर रूल्स इज 45 डेज, तो एक सिंपल वे में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और ये चीज़ें अगर जो ऑफिसर आपको जांच कर रहा है ना, वो ये चाहता है कि ये सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एक विजिलेंट जो मिनिस्ट्री स्टाफ या स्टाफ फॉर वेलफेयर इंस्पेक्टर है, मतलब जो पर्सनल से रिलेटेड है, वो कल्याणकारी अधिकारी के रूप में ही काम करता है। वो लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एचआरडी मिनिस्ट्री होती है। तो आपको सब पता होना चाहिए, नॉर्मल रूल्स तो सब पता होने चाहिए और उसके हिसाब से काम किए जाने चाहिए, ताकि कोई भी रूल्स की ब्रीच नहीं हो। कुछ रूल्स हम तोड़ के आगे नहीं बढ़ें और हम कभी भी बिजनेस के उसके अंडर में नहीं आए कि भाई हमने किसी को बेनिफिट देने के लिए गलत रूल्स का अप्लाई किया। तो ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं होगा तो फिर आप गलत कर देंगे। तो अगर आप वेलफेयर इंस्टीट्यूट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी कुछ जानना चाहिए, फिर धीरे धीरे आप बनेंगे तो और अभी जानेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। अंडर विच रूल ऑफ डीआर इंक्वायरी ऑफिसर इज नॉमिनेटेड? इट इज रूल नंबर 9। ठीक है, रूल नंबर 9। 6 में क्या है? पेनल्टीज है। ठीक है, इसी तरह और भी हैं, तो मैंने बताया भी है आगे, तो आप उनका इस्तेमाल करें। निलंबन के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? विच एजेंट फॉर्म इज यूज्ड फॉर सस्पेंशन इज SF1, राइट। पेंशन की अधिकतम राशि कितनी होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन इज 1,25,000। ठीक, मिनिमम कितना है? मिनिमम आपको मैं बताऊं 9,000 है। ठीक है, चलिए। एम्प्लॉय रिक्रूट आफ्टर कम्स अंडर NPS। किस तारीख के बाद नियुक्त कर्मचारी NPS के अधीन शासित होते हैं? तो 1/1/2004 के बाद। ठीक है, 31/12/2003 तक जो रिक्रूटमेंट हुए हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट इज डैश ईयर्स। ये भी वन लाइनर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वर्ड से ही पता चलेगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस इज वॉलंटरी रिटायरमेंट इज 20 ईयर्स। तो आपको बिल्कुल भी ये क्वेश्चन सेटर ने काफ़ी आसान कर दिया है आपके लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम अर्हता सेवा कितनी वर्ष होती है? तो 20 वर्ष होती है। ठीक है, एक के बाद एक इन्होंने वन लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है, जो अगर आपने तैयारी किया हुआ है या थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। डैश, क्वेश्चन नंबर 44। डैश डिजिट नंबर इज एलोकेटेड टू इम्प्लाई रिक्रूटेड अंडर NPS। तो जो NPS के अंतर्गत NPS के तहत नियुक्त कर्मचारियों को कितने अंक की NPS संख्या दी जाती है? तो इसको जो दिया जाता है वो 16 डिजिट का दिया जाता है। ठीक है, चलिए। मैक्सिमम कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इज 40%। ठीक है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन अधिकतम प्रतिशत कितना होता है? तो 40% होता है। ये आंसर होगा B।
45 का बी होगा। ठीक है। नॉर्मली व्हाट इज द लोअर एज ऑफ सीसीजी अपॉइंटमेंट? सीजी नियुक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो देखिए, गवर्नमेंट के जॉब के लिए जो जो मिनिमम या नॉमिनल नॉर्मली जो एज है वही सीजीए के लिए भी है। ठीक है। और सीजीए में चलिए आगे बताता हूँ। आगे क्वेश्चन भी मुझे जो दिख रहा है वो 47 नंबर, इस पर बात करेंगे। चलिए, हु इज द पावर ऑफ रिलैक्स लोअर एज लिमिट ऑफ सीजी अपॉइंटमेंट अप टू 1 ईयर? सीजी नियुक्ति के न्यूनतम आयु सीमा को 1 वर्ष तक की छूट देने की शक्ति किसके पास होती है? तो जीएम के पास होती है। ठीक है। अब इसमें कुछ लोचा भी है। ये इससे रिलेटेड जो आरबी नंबर है वो 145/2018 है। तो उसके अंदर उन्होंने दिया है कि जो लोअर एज लिमिट होगा वो नॉर्मली जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से 18 साल ही होंगे। लेकिन अगर 18 साल से पहले यानी कि अगर 17 साल में किसी की नियुक्ति चाहिए तो पर्सनल अप्रूवल ऑफ जीएम होना चाहिए। ठीक है। इसमें इससे ज़्यादा की अगर आपको छूट चाहिए यानी कि अगर 16 साल में अगर किसी को नौकरी चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से अप्रूवल लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक ये है मिथ है कि रेल मंत्री से लेना पड़ता है। जो सर्कुलर है उसमें लिखा है, जो एक लाइन में पढ़ूँ उसके अंदर, तो रिलैक्सेशन ऑफ द लोअर एज लिमिट बियॉन्ड 1 ईयर विल बी रिक्वायर्ड द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। यहाँ पे कहीं पे मिनिस्टर ऑफ रेलवे नहीं कहा गया है। ठीक है। तो एक मिथ को आप दूर करें। और इसके आगे एक और लाइन लिखा हुआ है जिसके बारे में अगर जीएम नहीं रहते हैं अगर ऑप्शन में तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने लिखा है कि इन मेकिंग अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड डिविजनल रेलवे मैनेजर में रिलैक्स्ड एज लिमिट द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रुप बी पोस्ट। राइट। तो और CWM को भी दिया हुआ है पावर। तो इस तरह के ये हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आरवी नंबर 145/2008 डेटेड 20 सितंबर 2018 देखना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। और उससे जो भी उसके अंदर जो क्रीम बातें हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको निकाल के अपनी डायरी में लिखना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है वो जीएम होगा। RTI डेट ऑन विच RTI वाज पास्ड इन पार्लियामेंट। संसद में RTI जारी होने की तारीख क्या है? तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसमें ऐसा है कि RTI एक्ट 2005 है वो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को रिप्लेस किया था। ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि डेट ऑन विच RTI वाज पास्ड इन पार्लियामेंट। संसद में RTI जारी होने की तारीख क्या है? तो संसद में जो RTI जो पास किया गया था वो 12 मई को किया गया था। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में कहीं भी 12 मई नहीं दिखेगा। ठीक है। तो ये आप दूसरी चीज़ों पे जो चीज़ें लागू होंगी वो 12 जून 2005 होंगी। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन जो है वो ए होगा। अब कह रहे हैं कि भाई जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि संसद ने 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया गया। ठीक है। लेकिन जिसे जो है यानी कि RTI एक्ट को जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली यानी कि अनुमति मिली, जो भी आप जो होते हैं ना सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, तो वो 12 जून 2005 को की गई। तो इस हिसाब से ये ठीक है। और अंततः जो है वो पूरे देश में 90 दिनों बाद मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी 120 दिनों बाद 12 अक्टूबर 2005 को
यह कानून जो है वो जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में लागू हुआ। तो 48 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको यही अभी फ़िलहाल सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा किसी चीज़ के लिए जाना मुझे नहीं लगता है, ठीक है। तो ये इसमें 3 डेट इम्पॉर्टेंट हो गए। पहला है 12 मई 2005 जिसमें संसद ने पारित किया, और 15 जून 2005 जिसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, और 12 अक्टूबर 2005 जो पूरे देश में जम्मू कश्मीर को छोड़ के लागू हुआ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी ऑफिसर्स आर देयर इन द स्क्रीनिंग कमिटी फॉर ग्रांट ऑफ एमएससीपी। तो एमएससीपी के लिए जो कमेटी बनेगी वो तीन मेंबर्स की कमेटी बनेगी। तो यहाँ पे जो ये होगा ऑप्शन का आंसर वो बी होगा, ठीक है। द स्क्रीनिंग कमिटी shall consist of a chairman and 2 members. The members of the committee shall comprises officer holding posts which are at least one level above the grade in which the MSCP is to be, ठीक है। तो जो भी कम से कम 1 लेवल एबव होना चाहिए जो जिनको हम MSCP दे रहे हैं उससे, ठीक है। स्क्रीनिंग कमेटी जो कंसिस्ट होगी एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स होंगे, तो टोटल 3 मेंबर्स होंगे या 3 ऑफिसर्स होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 इन WC एक्ट द मिनिमम अमाउंट फॉर टोटली डिसेबल इज 90,000, ठीक है। तो WC अधिनियम में पूर्णतः विकलांग को न्यूनतम कितनी राशि दी जा सकती है? तो जो 50 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, 90,000 रुपये कम से कम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं। वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड विद द इफेक्ट फ्रॉम, तो ये भी एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। आप अगर मुझे समझ सकते हैं तो समझे, ठीक है। वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट जो है वो 1923 है। तो यहाँ पे फिलहाल जो सही सबसे ज़्यादा जो सही ऑप्शन होगा वो 1923 होगा। अब ये कह रहा है किस तारीख से लागू हुआ, यहाँ नोट करेंगे कि तो किस तारीख से लागू हुआ। इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम, तो लागू जो हुआ था वो 1 जुलाई 1924 को लागू हुआ था। यानी कि जो इस आप वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि द फर्स्ट डे ऑफ द जुलाई 1924। तो फिर ये सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। या यूँ कहें कि इसका आंसर यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन होते हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा सही आंसर होगा ना वो उसका सही आंसर है, ठीक है। जिस ऑफिसर ने इसको सेट किया हुआ है उसके माइंड में यही होगा कि मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो उसके माइंड में है कि नहीं। क्योंकि अगर मैं 24 अगर ऑप्शन होता और मैं मारूँ और फिर भी अगर कंपनसेशन जो वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट है वो 1923 उसने आंसर रखा है तो वही उनके लिए सही होगा। बाकी आपने जो माना है वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि जो उन्होंने ऑप्शन दिया उसमें 1923 इज द बेस्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 हाउ मच एन एडिशनल क्वांटम ऑफ बेसिक पे वुड बी रिनॉक्ड for the purpose of computation of retirement benefits of loco inspectors। लोको निरीक्षकों की सेवानिवृत्ति लाभों की गणना करते समय बेसिक वेतन के कितने अतिरिक्त भाग को भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो इसका सही आंसर सी होगा, 30%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। विच मेडिकल कैटेगरी इज रिक्वायर्ड फॉर लोको पायलट मेल एक्सप्रेस।
तो लोको पायलट जो होते हैं वो A1 मेडिकल स्टूडेंट को होल्ड करते हैं। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। पीएमई यानी कि पीएमई अप टू 45 ईयर्स इज डन। 45 वर्ष तक पीएमई कितने वर्षों में किया जाता है? तो 45 वर्षों तक जो किया जाता है ये वंस इन 4 ईयर होता है। ठीक है, ये सही है, इसका आंसर होगा। ठीक है, और पीएमई आफ्टर 45 ईयर्स अप टू 55 ईयर्स इज डन इन ए वंस इन ए 2 ईयर। ठीक है, ये सही है। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन अगर हम इसको ऐड कर दें कि भाई 55 के बाद कितने सालों में पीएमई यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, तो बेहतरीन हो जाएगा। ये तीन क्वेश्चन हो जाएंगे और तीनों आपके लिए हो जाएंगे। तो इसमें जो ऑप्शन है वंस इन ए ईयर हो जाएगा। 55 के बाद जो होता है वंस इन ए ईयर, 55 टू 45 2 इन ए वंस ईयर, एंड अप टू मतलब 45 अप टू 45 वंस इन ए 4 ईयर। मतलब अगर आप 45 साल तक नहीं पहुंचे हैं तो आपको 4 साल में एक बार कराना है मेडिकल स्टूडेंट चेकअप। ठीक है, एग्जामिन कराना है। अगर 45 के ऊपर चले गए हैं और 55 तक हैं तो 2 साल में एक बार कराना है, और 55 से ऊपर चले गए हैं तो हर साल आपको मेडिकल स्टूडेंट चेक करानी पड़ेगी। तो यही आपके लिए क्वेश्चन था। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी लंबा नहीं हुआ होगा और आपके नॉलेज, आपके जो ज्ञान है उसका वृद्धि किया होगा, एनहांस किया होगा। तो चलिए एक दूसरे एपिसोड में फिर मिलते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है या आपको एक भी नॉलेज, किसी भी क्वेश्चन को आप नहीं जानते थे और उसके बारे में मैं इस क्वेश्चन में आपको उसका आंसर मिला है, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि भाई इस वजह से मैं इस वीडियो को डिसलाइक कर रहा हूँ, ताकि मुझे सुधरने का मौका मिले, मैं इस वीडियो को सुधार सकूँ। और जैसे कि आपको पता ही है कि चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के लिए।